हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट के बारे में। भाई फ्रैंक हर्ट्ज़ ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो एटम होता है, इस एटम्स की जो स्टेट्स होती है, ये स्टेट्स कैसी होती है, ये कुछ फिक्स वैल्यू में होती है या फिक्स वैल्यू का मल्टीपल होती है। बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे और बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स में कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और जब वहाँ से यहाँ लौटता है तो कुछ एनर्जी के फोटॉन्स को ये इमिट करता है। और ये जो फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है ये कुछ फिक्स वैल्यू की होती है या फिक्स वैल्यू का मल्टीपल होती है। मतलब जो वैल्यूज़ होती है उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है, मतलब क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है। यहाँ पर फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट ने इसी चीज़ को यहाँ पर प्रूव किया था। इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर जो आपके एटम्स होते हैं तो एटम्स की जो स्टेट्स होती है वो भी कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम कह सकते हैं कि ये किसी स्पेशल क्वांटिटी के इंटीजर्स में होती है, उनके मल्टीपल इंटीजर्स के रूप में होती है। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया था और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था यहाँ पर, ये आपका जो है पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर बोर्ड पे मैंने शो कर रखा है। और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो एक जो है आपकी यहाँ पर ये होती है कैथोड ट्यूब होती है। यहाँ पर इस कैथोड ट्यूब में एक साइड पे आपका कैथोड लगा हुआ होता है और दूसरी साइड पे आपका एक प्लेट रखी जाती है जो इस V2 के नेगेटिव टर्मिनल से इसको यहाँ पर जोड़ा जाता है। ये प्लेट कलेक्टिंग प्लेट का वर्क करती है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का वर्क ये करती है। यहाँ पर जब इस C को हम इस फिलामेंट की हेल्प से हीट करते हैं तो इस C प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। और बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर एक ग्रिड प्लेट लगा रखी है, ये ग्रिड प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस ग्रिड से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर के इसकी तरफ जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो आपकी एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, हम जानते हैं E होता है ½ mv² होता है। और हम ये भी जानते हैं कि E जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास में इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो इसकी एनर्जी हम ये कह सकते हैं EV1 हो जाती है। ये पोटेंशियल के इससे लिया है मैंने। अरे भाई अगर हम कह दें कि वर्क = चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल = वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क = पोटेंशियल अपॉन चार्ज, मतलब जितना आपका बैटरी वर्क करेगी उतनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर होगी। कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है। और वर्क एनर्जी थ्योरम से इन दोनों इक्वेशन को हम दूसरे के इक्वेट रख सकते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ ½ mv² = EV1। जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल V1 को इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती जाती है और यहाँ पर ये एनर्जी बढ़ती जाती है। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो प्लेट P को मैंने यहाँ पर क्या किया है, V2 पोटेंशियल पर रखा है और V2 जो है आपका यहाँ पर ये कहलाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल इसको अपन यहाँ से कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल पर है तो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये रेपल करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर ये पोटेंशियल जो होता है बहुत लेस पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन के जो कलेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये थोड़ी सी इनकी काइनेटिक एनर्जी को हल्का सा चेंज कर देता है। बट इलेक्ट्रॉन का जो है कलेक्शन हो रहा है उस कलेक्शन पर ये अपना कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं डालता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर किया जाता है। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के बाद इन्होंने क्या किया था, इसमें जो इन्होंने जो Hg की जो वेपर है ना, वो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की थी। मरकरी वेपर्स को यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया था। मरकरी वेपर के एटम्स यहाँ पर चारों ओर इसमें फैले हुए होते हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक्सेलरेट होकर ग्रिड की तरफ जाता है और बिकॉज प्लेट P इसके कलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये जो आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल है ये इसके कलेक्शन पर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं डालता है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और इलेक्ट्रॉन सीधे से यहाँ तक पहुँच जाते हैं और इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मिली एम्पीयर मीटर की हेल्प से हम यहाँ से मेज़र कर लेते हैं।
अब जैसे जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, ये मैंने आपका एक जो है कर्व खींच रखा है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो करंट भी जो होता है सिमिल्टेनियसली यहाँ पर बढ़ने लगता है। बट यहाँ पर हम ये फाइंड करते हैं कि 4.9 वोल्टेज पर मुझे एक पीक मिलता है, और इसके जस्ट बाद थोड़ा सा वोल्टेज और हम यहाँ बढ़ाते हैं तो इस पीक के बाद में यहाँ पर क्या होता है, तुरंत जो करंट होता है काफ़ी ज़्यादा आपका डाउन हो जाता है, बहुत लेस करंट यहाँ पर हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपके यहाँ से इमिट होते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे चलते हैं तो रास्ते में आने वाले जो Hg के एटम्स हैं, इस Hg के एटम से, इस मरकरी के एटम से क्या करते हैं, ये कोलिजन करते हैं। और जो कोलिजन होता है आपका, ये इलास्टिक कोलिजन होता है। और इलास्टिक कोलिजन में हम ये जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं कि आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कंजर्व होती है। तो इस कारण से क्या होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, जिसका साइज़ होता है, वो इस मरकरी के एटम के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत लेस होता है। तो ये इस पर कोलिजन तो करते हैं, बट ये कोलिजन पूरी तरह से इलास्टिक कोलिजन होती है। कौन सी कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इस इलास्टिक कोलिजन होने से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँचते रहते हैं और इस प्लेट पी के द्वारा इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और हमें करंट यहाँ पर मिल जाता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, वोल्टेज की वैल्यू को, तो यहाँ पर इस ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इस प्लेट पी पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी क्या हो जाता है, जो है पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो करंट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। बट जैसे हम हमारी वोल्टेज की वैल्यू को 4.9 वोल्ट के आसपास ले जाते हैं तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, भाई V1 बढ़ाएंगे तो आपका हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने का मतलब सीधा सा ये है कि आपका जो करंट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी करंट से रिलेटेड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फार्मूले से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो बनता है वो होता है I = NEAVD। ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है तो करंट भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, तो करंट यहाँ पर इंक्रीज़ होता रहता है। बट जैसे ही हम वोल्टेज की वैल्यू को 4.9 वोल्ट पर ले जाते हैं तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है कि अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को इसमें, इस एटम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो आपका मरकरी का एटम होता है, ये अपने लोअर एनर्जी स्टेट से ये कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजैक्शन कर जाता है। और इस प्रकार से बिकॉज ऑफ ये अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपका मरकरी का एटम जो होता है वो यहाँ से ट्रांजैक्शन करके यहाँ पहुँच जाता है। और इस कंडीशन में ये अपनी एनर्जी को पूरी तरह लॉस्ट कर देते हैं और उस समय इसका रिटार्डिंग पोटेंशियल इफेक्टिव हो जाता है। इस लेस काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ आने नहीं देता। इसी कारण से यहाँ पर पहुँचने वाले, यहाँ पर रीच करने वाले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर कमी आती है, तो यहाँ पर करंट हमारे पास क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम फिर से पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं पोटेंशियल को, तो फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी लेस हो गई थी वो क्या करते हैं, वो वापस से उस काइनेटिक एनर्जी को वापस से हासिल करते हैं, वापस से एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ के बाद में फिर से करंट आपका तेज़ी से यहाँ से बढ़ने लगता है और हमें यहाँ पर 9.8 वोल्ट पर दूसरा पीक हमें यहाँ पर करंट का फाइंड होता है। इस जैसे ही आपकी इस पोटेंशियल की वैल्यू इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाती है, भाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इसी फंक्शन के रूप में चेंज होगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुँचती है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अप्लाइड वोल्टेज में 9.8 वोल्ट लगा देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। और इस कंडीशन पे क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होने के कारण से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। और जैसे हम इस वैल्यू पर पहुँचते हैं तो इस वैल्यू पर यहाँ पर क्या होता है कि फिर से आपका ये जो कोलिजन जो पहले इलास्टिक था वापस से इन इलास्टिक कोलिजन बन जाता है और इन इलास्टिक कोलिजन से ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलिजन करके Hg के एटम से कोलिजन करके फिर से क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं और अपनी सारी एनर्जी इस पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे ये Hg का एटम जो होता है, मरकरी का एटम, अपने हायर एनर्जी स्टेट में पहुँचता है।
उस समय इनकी एनर्जी फिर से लेस हो जाती है, तो फिर इस प्लेट पी का जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो इफेक्टिव हो जाता है और उस कंडीशन में यहाँ पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कमी आती है, जिससे यहाँ पर फिर से करंट यहाँ पर डिक्रीज होने लगता है। इसके बाद वापस से हम पोटेंशियल को और इंक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल को इंक्रीज करने से फिर से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 14.7 वोल्ट तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन पे मुझे यहाँ पर तीसरा पीक मिलता है और इस कंडीशन पे यहाँ पर फिर से ये इनइलास्टिक कोलिजन होता है और इनइलास्टिक कोलिजन होने के बाद फिर से ये अपनी सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर करता है। मतलब इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, इनके बीच में सारे कोलिजन कैसे इलास्टिक थे, बट जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, कितनी ज़्यादा हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन इस पानी के एटम को, इस मरकरी के एटम को लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा दे, बिकॉज ऑफ इसको अगर लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना है तो उसको इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है सारी एनर्जी लेकर के, और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को फिर से लेस कर देते हैं, जिससे बार बार मुझे करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। फिर से मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ, इस पोटेंशियल V1 को, जिससे फिर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और मुझे बार बार यहाँ पर पीक मिलते हैं। यहाँ पर एक पीक मुझे 4.9 वोल्ट पे मिलता है, दूसरा पीक मुझे 9.8 वोल्ट पे मिलता है, तीसरा पीक मुझे 14.7 वोल्ट पे मिलता है। मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूँ, जब मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूँ, जब मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 14.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पीक्स देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, आपका इन पोजीशंस पर आपका मरकरी का आइटम एक्साइटेड स्टेट में पहुँच रहा है। अगर हम यहाँ से इसकी एनर्जी का लेवल का डिफरेंस देखें तो ये आपका 4.9 एनर्जी डिफरेंस ये था, इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी 4.9 आएगा, इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, आपका 4.9 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब हर बार 4.9 के डिफरेंस से यहाँ पर मुझे ये पीक मिलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रैंक हर्ट्ज़ के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम ये कर्व यहाँ पर खींच लेते हैं। अब यहाँ पर क्या किया था फ्रैंक हर्ट्ज़ ने, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को काउंट करने के साथ साथ इसने जो है यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, हमने तभी इसकी बात कर ली, तब यहाँ पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मरकरी का एटम है, वो मरकरी का एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा था। यहाँ पर बहुत लेस टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड यहाँ पर रेस्ट करने के आफ्टर, उसके बाद में ये वापस से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में पहुँचता है, तो कुछ यहाँ से क्या करता है, कुछ फोटॉन्स को यहाँ से इमिट करता है और हमें यहाँ पर कुछ न कुछ इसका स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। फ्रैंक हर्ट्ज़ ने इस स्पेक्ट्रम को भी स्टडी किया था और इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद में इसने यहाँ से इसकी जो है वेवलेंथ जो आई थी इस स्पेक्ट्रम की, वो कंसीडर की थी। वो वेवलेंथ जो हमारे पास में इसकी मिली थी, वो मिली थी 2540 एंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ का इसने जो स्पेक्ट्रम लाइंस की जो वेवलेंथ निकली थी, वो वेवलेंथ इतनी आई थी। जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में गया था तो उस कंडीशन में इतनी वेवलेंथ का इसने यहाँ से जो है देखा था कि यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो इतनी वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम है, इतनी वेवलेंथ की जो वेव है उसको वो इमिट करेगा। यहाँ से इसने इसकी एनर्जी फाइंड आउट की थी, तो E इजिकल टू एच न्यू से ये हो जाएगा E इजिकल टू एच न्यू इजिकल टू C अपॉन लैम्बडा होता है। यहाँ से जब अपन H की वैल्यू रखते हैं तो 6.623 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में 2540 इंटू 10⁻⁻10। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है इसकी, वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आती है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमें एनर्जी लेवल मिला था इसका। इसने जब दूसरे पीक के लिए इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, ये इसका ग्राउंड स्टेट होता है, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके ऊपर इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा। तो इस कंडीशन में जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, इस पीक के लिए इसने फिर से कुछ वेवलेंथ मेजर की, और वेवलेंथ मेजर करके फिर से इसने एनर्जी काउंट किया, तो वो एनर्जी अप्रोक्सीमेट आपकी इक्वल आई थी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। फिर से तीसरे पीक के लिए फिर से इसको जो है यहाँ से फिर से स्पेक्ट्रम को देखा, उसकी वेवलेंथ को स्टडी किया, और वेवलेंथ स्टडी करके फिर से उसने इस फार्मूले की हेल्प से जब उस वेवलेंथ को यहाँ रख के सॉल्व किया, तो अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू आई थी 14.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपकी किसके मल्टीपल में है,
ये आपके जो है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मल्टीपल इंटीजर्स के रूप में मिलती है। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये चीज़ ये शो करती है कि जिस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक फिक्स एनर्जी के बाद एक्साइटेड होते हैं, उन्हें पीक मिल रहा है, उसी प्रकार से हर बार इलेक्ट्रॉन इन इलास्टिक कोलिजन के द्वारा अपनी एनर्जी को दे रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो आपका मरकरी एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में जा रहा है और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो इस फिक्स वैल्यू के मल्टीपल इंटीजर्स के रूप में है। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो भी कैसी होती है, आपकी यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन जो आपके एटम्स की जो एनर्जी है वो भी डिस्क्रीट होती है। तो इस फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपकी बोहर का पोस्टुलेट्स हैं उनको इजीली यहाँ से क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर ये रिजल्ट यही शो कर रहा है कि जो एटम्स आपके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहे हैं और हायर स्टेट में जा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी में तीसरे हायर स्टेट में जाएंगे, बट उनकी जो एनर्जी है वो एक फिक्स वैल्यू के मल्टीपल इंटीजर के रूप में है। इसका मतलब कि आपके एटम्स की जो एनर्जी होती है वो भी कैसी होती है, यहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी यहाँ पर होती है। और एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, आपके डिस्क्रीट यहाँ पर होते हैं। मतलब हम यहाँ पर सीधा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक एटम के अंदर जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसका डायग्राम बना के थोड़ा तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर कर देना होगा। और इस प्रकार से हम फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने जो है इसकी जगह पर क्या किया, इसकी जगह पर इन्होंने ये जो है अन्य गैसेस के साथ में भी इसको किया गया। फ्रैंक हर्ट्ज ने ही यहाँ पर कहा कि अगर हम इसकी जगह अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लें, ये आपका जो मरकरी एटम ले रहे हैं, इस मरकरी एटम की जगह अगर आप हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमेशा जो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या इसके मल्टीपल इंटीजर्स के रूप में मिलते हैं। जैसे मतलब वहाँ पर जो पीक मिलेगा, लेकिन वो पीक कितने वोल्टेज से मिलेगा, 10.2 वोल्ट पर मिलेगा। और उस कंडीशन में जो यहाँ से यहाँ तक आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो 10.2 के मल्टीपल इंटीजर्स के रूप में होगी। n = 1 2 3 डैश 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 इनकी टर्म्स में ये एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। तो इस प्रकार से इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये शो होता है कि जो आपके एटम्स होते हैं उनकी जो हायर एनर्जी लेवल्स होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं हायर एनर्जी स्टेट से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो क्या हो, डिस्क्रीट वैल्यू के रूप में हो या किसी फिक्स क्वांटिटी के मल्टीपल इंटीजर की टर्म्स में हो। तो इस प्रकार से ये हमारे पास फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें मिलता है।